हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड आज के क्लास में हम पार्ट बी बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 10 को समझेंगे, दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो ऑलराइट, मैंने सभी चीज़ों को लिख रखा है। तो हमारा चैप्टर आज का आपको पता है कि ये है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल मार्केट तो थोड़े साइड में रख दो, अभी पहले ये सोचो कि मार्केट क्या होता है। मार्केट से आप क्या समझते हो? तो मार्केट का मतलब हम सीधा समझते हैं कि कोई ऐसा प्लेस या कोई एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम चीज़ों की खरीद बिक्री करते हैं, है ना। अगर मुझे कुछ बेचना है, मेरा किसी चीज़ का व्यापार है, तो मैं उसे मार्केट में जाऊँगी और मार्केट में मेरा सेल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मेरा जो घर है मैं वहीं पे अपना एक दुकान लगा दूँ, तो क्या वो मार्केट नहीं है? क्या उसे हम मार्केट नहीं बोलेंगे? तो आपको क्या लगता है कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम जाते हैं, कुछ भी चीज़ें हमें खरीदनी होती है तो खरीदते हैं, या कुछ बेचनी होती है तो बेचते हैं। तो हम तो रास्ते में इधर उधर भी कभी कभी बेच देते हैं। फेरी वाले आते हैं हमारे घर तरफ, उनसे हम चीज़ों को खरीद लेते हैं, और कभी कभी तो उन्हें भी कुछ देकर एक्सचेंज करके भी ले लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो मार्केट नहीं है या फिर वो ही मार्केट है? तो मार्केट का मतलब सिर्फ एक प्लेस से नहीं है जहाँ पे हम चीज़ों को खरीदते या बेचते हैं। मार्केट का मतलब एक पूरा सिस्टम है जिस माध्यम से या जिसके वजह से, मतलब जिसके हेल्प से हम चीज़ों को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार फाइनेंशियल मार्केट भी है जहाँ पे हम फाइनेंसेस का खरीद बिक्री करते हैं। फाइनेंसेस से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल कि किसी को कैपिटल चाहिए, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसे कैपिटल चाहिए, उसके पास कैपिटल नहीं है, तो वो वहाँ पे एक अपना मतलब अर्जी लगाएगा या एक प्रोस्पेक्टस या कोई भी एक एडवर्टीजमेंट बोलो, लिख देगा और छाप देगा, भेज देगा उस मार्केट में कि मुझे इतने रुपए चाहिए। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो देंगे उसमें, ठीक है। तो इसी तरीके से ये फाइनेंशियल मार्केट चलता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिख के, देखो ये है, इट रेफर्स टू द प्लेटफॉर्म और सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर टू ट्रेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब है एक ऐसा मार्केट या एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे बायर्स एंड सेलर, मतलब खरीदने वाले और बेचने वाले आपस में मिलते हैं खरीद बिक्री करने के लिए। और यहाँ पे खरीद बिक्री किस चीज़ का होता है? स्टॉक, बॉन्ड्स या किसी भी तरह के सिक्योरिटीज़ का। स्टॉक हो गए, बॉन्ड हो गए या डिबेंचर्स हो गए, एनीथिंग। ओके, तो सिंपल है, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली एक मार्केट है, एक सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स, मतलब बोरोवर्स और इन्वेस्टर्स मिलते हैं खरीद बिक्री करने के लिए, ठीक है। जो बोरोवर्स हैं वो लेते हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसों को। इन्वेस्टर्स का मतलब मेरा यहाँ पे बायर्स से है, जो कि स्टॉक या बॉन्ड्स खरीदते हैं, उन्हें इन्वेस्टर बोला जा रहा है। और सेलर का मतलब यहाँ पे बोरोवर से है, मतलब बोरोवर वही लोग होते हैं जो लेते हैं। तो सेल कर रहे हैं मतलब वो अपनी कंपनी का कुछ स्टॉक या बॉन्ड या डिबेंचर कुछ भी सेल कर रहे हैं और उसके बदले में वो पैसे ले रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्यों आए हैं वो ये काम करने के लिए? तो वो यहाँ से अपना वित्त इकट्ठा करने आए हैं। फाइनेंशियल का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय, मतलब वो अपने यहाँ पे वित्तीय बाजार में आए हैं कुछ वित्त इकट्ठा करने या कुछ फाइनेंसेस अपना इकट्ठा करने। वेदर वो कैपिटल हो सकता है या किसी भी चीज़ के लिए कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस अपना कैपिटल और मनी है जो भी कहीं से वो जनता से इकट्ठा करते हैं सिक्योरिटीज़ के माध्यम से। और ये सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग जहाँ पे होता है, सिक्योरिटीज़ का खरीद बिक्री जिस प्लेस पे होता है या जिस सिस्टम में होता है, उसे हम लोग फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। ओके, अब इसके फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन क्या है, मतलब क्या क्या कार्य हैं और ये क्यों किए जाते हैं? ये फाइनेंशियल मार्केट का क्या काम है? क्यों ये मार्केट बनाया गया? क्या ये नॉर्मल मार्केट में नहीं हो पाता? जिस मार्केट में हम लोग सब्जियां खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, उस मार्केट में ये नहीं हो सकता था क्या? क्यों यहाँ पे आवश्यकता पड़ी कि हमें फाइनेंशियल मार्केट बनाना पड़ा, एक अलग से सिस्टम देना पड़ा, एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा बॉन्ड्स और शेयर्स को खरीदने के लिए? तो कुछ तो इसका काम होगा। तो उन कामों को अब हमें समझना है। ये काम है, देखो क्या, एलोकेशन ऑफ कैपिटल। मतलब सबसे पहले तो इसमें कैपिटल का एलोकेशन होता है, मतलब कैपिटल कंपनियां या बिजनेसेस जो हैं वो यहाँ पे अपना कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं, कैपिटल अपना एलोकेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया है कि हमारा जो कंपनी है, जो कंपनी होता है, वो कहीं से भी इकट्ठा, मतलब वो कैपिटल वहाँ के जो ऑनर होते हैं या जो लोग कंपनी खोलना चाहते हैं वो खुद कैपिटल नहीं लगाते, बल्कि अलग अलग जगहों से वो इकट्ठा करते हैं। तो वो इकट्ठा कैसे करते हैं? तो उनका जो भी टोटल कैपिटल है उनमें से वो उसे कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो पार्ट्स फिर जनता में इशू कर देते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जितने पार्ट्स के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उतने पार्ट्स खरीद लेते हैं। और जब वो खरीदते हैं तो जो
इशू हुआ शेयर है या फिर जो भी एक प्रोस्पेक्टस बोलो, पेपर बोलो, वो लेते हैं और उसके बदले में पैसे देते हैं। तो ये पैसे कहाँ जाता है? कंपनी के पास। कंपनी उन पैसों का क्या करेगी? तो वो कंपनी कुछ भी कर सकती है, कैपिटल इकट्ठा करे या वर्किंग कैपिटल इकट्ठा करे या किसी भी कोई फंड के लिए कर रही है, तो वो कंपनी पे डिपेंड करता है। लेकिन इससे कंपनी जो है अपना एक फंड इकट्ठा कर सकती है और इसी तरह से कंपनी अपना कैपिटल इकट्ठा कर सकती है। तो सबसे पहला यहाँ पे सपोर्ट हो गया कि ये फाइनेंशियल मार्केट आने से आसानी से कंपनियां जो है वो अपने कैपिटल या फंड्स इकट्ठा कर सकती हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन, इससे प्राइस पता चलता है कि किसी भी कंपनी का प्राइस का शेयर का प्राइस कितना होगा और ये डिपेंड करता है उसके डिमांड और सप्लाई पे। मतलब कोई भी कंपनी अगर आ गई मार्केट में तो उसका शेयर बहुत ज़्यादा बिकेगा ही बिकेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, और नहीं बिकेगा ये भी पॉसिबल नहीं है, कुछ हद तक बिक सकता है, ठीक है। तो उसके डिमांड और सप्लाई से पता चलता है कि उसका क्या प्राइस रहने वाला है। तो फाइनेंशियल मार्केट का एक काम ये भी है कि वो प्राइस डिटरमाइन करती है, ठीक है। मतलब शेयर्स का या किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोस्पेक्टस का वो प्राइस बताती है डिमांड एंड सप्लाई के हेल्प से, ठीक है। अब आते हैं लिक्विडिटी प्रोविजन। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी कैश में कर सकते हो, ये होता है लिक्विडिटी। तो यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोविजन है, मतलब कोई भी आम जनता जो है वो कुछ पैसे को कुछ समय सीमा तक सेव करके रख सकती है और जब मर्जी करे वो उसे लिक्विड भी कर सकती है। तो ये हमारी कंपनियों के लिए भी बेनिफिशियल होता है और आम जनता के लिए भी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। ये कंपनियों के रिस्क को मैनेज करती है कि हो सकता है कि फ्यूचर में मेरे पास फंड ना आए या किसी भी कंपनी के पास फंड ना आए, उसके पास पैसे खत्म हो जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा उसे चलाना, कुछ भी हो सकता है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट जो है वो उसे कुछ सपोर्ट देती है, ठीक है। मतलब कुछ सपोर्ट क्या, ये पूरा फाइनेंशियल मार्केट जो है वो उसे अलाउ कर रही है कि आप अपने प्रोस्पेक्टस इशू करो और पब्लिक से लो, बाकी लोगों से लो, कोई भी लोग जो इंटरेस्टेड है वो दे सकते हैं। तो इससे रिस्क मैनेज होता है। रिस्क मैनेजमेंट एक बड़ा हाथ है इसमें, मतलब एक बड़ा मेजर वर्क जो है वो फाइनेंशियल मार्केट में किया जाता है। इंफॉर्मेशन इफिशियंसी, लोगों को जागरूक किया जाता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन, यही कैपिटल को फॉर्मेट करना, मतलब कैपिटल को इकट्ठा करना, कैपिटल बनाना। प्रमोटिंग इकोनॉमिक इफिशियंसी, मतलब क्या है, लोगों को इकोनॉमिकली इफिशिएंट बनाना, मतलब लोगों को ये समझाना कि कितना इम्पॉर्टेंट है, उनके तक जानकारी पहुंचाना। ये भी एक बहुत अच्छा वर्क है, बहुत अच्छा फैक्टर है फाइनेंशियल मार्केट्स का। आप और भी कुछ फैक्टर्स अगर लिखना चाहते हो तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। तो अब आते हैं कि दो तरह के फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, ठीक है। आई होप कि मैं जो समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे भी कुछ पॉइंट छूट रहा होगा या फिर कहीं आपको कुछ कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ओके। नाउ इट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो दो तरह के होते हैं, यस, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। चलो अभी देखते हैं। सबसे पहला है आपका मनी मार्केट, जिसे हम लोग मुद्रा बाजार बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज कैपिटल मार्केट, जिसे हम पूंजी बाजार बोलते हैं इन हिंदी। मुद्रा बाजार से आप क्या समझते हो कि आसानी से कम समय में आप अपने मनी को, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, वो होता है आपका मुद्रा बाजार। देखो इसमें लिखा है, दिस इज अ सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग टेक प्लेस। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग काम होता है। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर या अप टू 1 ईयर, ठीक है, अप टू 1 ईयर, ये 1 साल के लिए होता है, ठीक है। मतलब क्या, इसका क्या मतलब है, मतलब ये कि जब भी किसी पर्सन को मान लो कि 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 या 7 महीने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, उसके बाद उसे वो निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आपका काम होता है मनी मार्केट में। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आपको मनी मार्केट में मिलेंगे जहाँ पे आप 15 दिन से लेकर के 1 साल तक या 7 दिन तक का भी अपना मनी इन्वेस्टमेंट करते हो और वहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न लेते हो, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये होता है आपका मनी मार्केट। सिंपल से समझ जाओ कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या है। तो मनी मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप 1 साल तक के, मतलब हायर टाइम यहाँ पे 1 ईयर है, उससे कम तक के या 1 ईयर तक लास्टली आप जा सकते हो, सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग करते हो या खरीदते हो। कैपिटल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट जो यहाँ लिखा हुआ है ये क्या है, यहाँ पे आप सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग मोर देन 1 ईयर के लिए करते हो। मतलब 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए अगर आपको सिक्योरिटीज़ लेना है, रखना है और या फिर ट्रेडिंग करना है तो ये आपका कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है। अब देखो मनी मार्केट समझ में आया। मनी मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप 1 साल से कम तक के टाइम के लिए ट्रेडिंग करते हो या सिक्योरिटीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हो।
अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो इसमें देखो मेनली ये 3 मैंने लिखा है, बट और भी आते हैं। पहला है आपका ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं और इसमें रिस्क बहुत कम होता है, लो रिस्की होता है ये, ठीक है। और इसे आप जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हो, जीरो कूपन बॉन्ड। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 15 दिन से लेकर 365 दिन तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप कम से कम मिनिमम 15 डेज के लिए आप इसमें अपने पैसे लगाओगे और मैक्सिमम 365 डेज, मैक्सिमम इसमें 365 डेज सब में जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि मनी मार्केट में मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है इन्वेस्टिंग का वो 365 ही है। उसके बाद आते हैं हम कमर्शियल बिल्स के ऊपर। कमर्शियल बिल्स कॉर्पोरेशन इशू करते हैं एट ए डिस्काउंट पे इशू करते हैं, और जब मिलता है तो पार पे मिलता है। मतलब मान लो कि एक शेयर का कीमत अगर 10 रुपये है, ठीक है, तो वो आपको 9 रुपये में देंगे या 8 रुपये में देंगे, कम करके देंगे। मतलब आपको देना कितना पड़ रहा है, 8 रुपया, लेकिन जब आपको मिलेगा तो उसका पूरा प्राइस मिलेगा, मतलब 10 रुपया मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली ये एक आपका रिटर्न ही है, ठीक है। तो कॉमर्शियल पेपर यही होते हैं, इसमें आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह नहीं मिलता होगा अगर कोई अलग अलग, मतलब उसका टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार, बट मेनली ये आपको डिस्काउंट पे इशू होते हैं और जब आपको मिलते हैं तो पार पे मिलते हैं, मतलब उसका जो प्राइस होता है वो ओरिजिनल प्राइस पे मिलता है। तो ये आपका होता है कॉमर्शियल पेपर, और इसका टाइम पीरियड 90 डेज का होता है, मतलब 3 मंथ्स, ठीक है। कितना, 90 डेज। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये बैंक्स इशू करती है, मतलब बैंक में आप अपने पैसे लेकर गए और आपने डिपॉजिट करवा दिया, तो उसके बदले में जो आपको सर्टिफिकेट मिला दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और ये आपका 91 डेज से 65 डेज तक के बीच का होता है। 91 टू 365 डेज, 365, ओके, नॉट 65 डेज। 91 मतलब मिनिमम आप 91 दिन के लिए करोगे और अधिकतम मतलब मैक्सिमम 365 डेज। अब एक और होता है आपका यहाँ पे जिसे हम लोग बोलते हैं कॉल मनी, ठीक है। कॉल मनी, इसमें आप पैसे अपने एक दिन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम 7 डेज, 1 से 7 दिन के लिए, मतलब बहुत कम टाइम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आप इसमें हेल्प कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट देखो क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको कि कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे आप सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग फॉर मोर देन वन ईयर के लिए करते हो, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जब आप ट्रेडिंग करते हो कोई भी सिक्योरिटीज का, तो उसे हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट। अब देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने, दिस मार्केट्स डील्स विथ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, मतलब 1 साल से ज्यादा समय के लिए। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज कौन सिक्योरिटी होते हैं, वैसे सिक्योरिटीज जिनका टाइम पीरियड या जिनका मेच्योरिटी डेट 1 ईयर से अधिक है, ठीक है, 1 ईयर से अधिक टाइम पीरियड के लिए है। सच एज स्टॉक, इसमें आपके स्टॉक्स आएंगे, बॉन्ड्स आएंगे। स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स मैंने इसमें क्या बताया आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में, कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे स्टॉक्स और बॉन्ड्स का एक्सचेंज होता है, खरीद बिक्री होता है, ये होते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स तो आपके मनी मार्केट में नहीं आए, तो वो कहाँ आएंगे, कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट में क्यों नहीं आए, क्योंकि इनका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, इनका मेच्योरिटी डेट 1 ईयर से अधिक होता है, तो ये कैपिटल मार्केट में आएंगे। लेकिन वैसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनका मेच्योरिटी डेट कम टाइम पीरियड के लिए होता है वो आपके यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब देखो मनी मार्केट में जब आप इसके फंक्शंस को लिखना चाहोगे या ऑब्जेक्टिव्स को लिखना चाहोगे, ठीक है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंस लिखना चाहोगे, फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स लिखना चाहोगे ना, तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को आप लिख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। बस आप अपने पॉइंट को अच्छे से डील करके आना, ठीक है, अपने पॉइंट को अच्छे से लिख के आना। और प्रो टिप ये कि आपका जो मेन पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा ट्रेजरी बिल, तो इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे, और बाकी जब इसे डिफाइन करना होगा तो ब्लू पेन से डिफाइन करेंगे। फिर वैसे ही जो दूसरा हेडिंग होगा उसे ब्लैक पेन से लिखेंगे, और उसका जो डेफिनेशन होगा वो ब्लू पेन से लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कॉपी बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, और कॉपी में कट ना करने का कोशिश करना, कहीं मिस्टेक हो गया है तो ये नहीं कि ऐसे ऐसे करके काट देना, एकदम डिजाइन बना देना वहाँ पे, बिल्कुल नहीं। आपका कुछ मिस्टेक हुआ है, एक लाइन में सीधा कट करो, बस एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ मिस्टेक किया है। इतना प्यारा कॉपी लिखो कि वो आपके कॉपी में खो जाए, और ये नहीं कि खो के मार्क्स ही देना भूल जाए, खो जाए बट मार्क्स सबका दे। इस ऐसा लिखो कि वो खुश होके अच्छे से आपको फुल में फुल मार्क्स दे, ठीक है। ओके, तो अब आगे समझते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कॉपी लिखना ताकि टीचर एकदम खुश हो जाए और आपको फुल में फुल मार्क्स दे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। कैपिटल मार्केट में ये समझ आया कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, दैट हैव मैच्योरिटी पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 1 साल से अधिक हो, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड क्या हो, 1 साल से अधिक हो। अब समझो, हमने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट।
फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आया कि दो मार्केट्स होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट के अंदर भी दो मार्केट हैं और ये दो मार्केट हैं प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को प्राथमिक बाजार हिंदी में बोलते हैं और सेकेंडरी मार्केट को हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक बाजार। और यही सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम सेकेंडरी मार्केट को? स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, सेकेंडरी मार्केट को अच्छे से पढ़ लो, स्टॉक एक्सचेंज क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सब चीजें सीखेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा भी कुछ सीखेंगे, तो क्लास में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, देखो क्या है। प्राइमरी मार्केट कैसे मार्केट होते हैं? तो वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड, जहां पे कंपनी फ्रेश सिक्योरिटी इशू करती है। मतलब मान लो कि एबीसी लिमिटेड है और उसने अपना पहली बार शेयर इशू किया है, तो जब वो पहली बार शेयर इशू करेगी तो वो प्राइमरी मार्केट में इशू करेगी। ठीक है, और वहां से कुछ लोग खरीद लेंगे, कुछ दिन तक होल्ड करके रखेंगे और फिर सोचेंगे कि अब इसका प्राइस बढ़ गया या घट गया, जो हुआ हो वो फिर से इसे बेचना चाहेंगे। तो जो पर्सन इसे खरीद लिए थे अब वो इसे फिर से बेचेंगे, तो वो आपका फिर आ जाएगा सेकेंडरी मार्केट में। समझ आया? वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड अमंग इन्वेस्टर, जहां पे पहले से इशू हुआ सिक्योरिटीज जो है वो इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रेड करता है। मतलब एक ने लिया वो दूसरे को देगा, दूसरे ने भी लिया उसे कुछ दिन तक रखा वो तीसरे को देगा, ऐसे ही ट्रेडिंग चलता जा रहा है। ठीक है, मतलब एक पे एक दूसरे में ट्रांसफर होते जा रहा है। ठीक है, तो समझना क्या है यहाँ पे? समझना है मेन पॉइंट डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या हैं कि प्राइमरी मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट मतलब प्राथमिक, मतलब सबसे फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है, एकदम फ्रेश शेयर इशू करती है जो पहले कभी कोई नहीं खरीदा, तो वो शेयर्स आपके प्राइमरी मार्केट में बिकते हैं। ठीक है, उस मार्केट को या उस ट्रेडिंग को आप प्राइमरी मार्केट का पार्ट बोलते हो। लेकिन जब वो खरीदा हुआ शेयर, जब कोई इन्वेस्टर या जब कोई शेयर होल्डर उसे खरीद लेता है, उसके बाद वो फिर से उसे किसी और को बेच देता है, तो ये आपका होता है सेकेंडरी मार्केट का काम। ये सब प्रोसेस जो है वो सेकेंडरी मार्केट में होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये सेकेंडरी मार्केट कोई प्लेस है, प्राइमरी मार्केट कोई प्लेस है जो मतलब बेचे, तो मुझे पहली बार इशू करना है तो प्राइमरी मार्केट यहाँ है, मैं प्राइमरी मार्केट में जाके इशू करूंगा। अच्छा, प्राइमरी मार्केट में लोग खरीद लिए, अब जो लोग खरीद लिए हैं वो सोच रहे हैं कि मुझे अब इसे फिर से इशू करना है, तो वहाँ सेकेंडरी मार्केट है, चलो यहाँ जाके हम इशू कर देते हैं। क्या ऐसा लग रहा है क्या कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट कोई प्लेस है? कोई प्लेस नहीं है, दिस इज एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म। बस ऐसे ही ये मतलब जो लेन देन है ना, जो प्रोसेस है, उसी को बोल दिया गया है प्राइमरी मार्केट। मतलब पहली बार जब कोई कंपनी इशू करती है, पहली बार कोई कंपनी इशू कर रही है, फ्रेश इशू कर रही है, तो वो आपका प्राइमरी मार्केट कहलाएगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे, या जहां जैसे वो इशू कर रही है उसे प्राइमरी मार्केट का पार्ट बोलेंगे। और जब शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स उसे खरीद लिए हैं और फिर से बेच रहे हैं, तो वो आपका सेकेंडरी मार्केट का पार्ट कहलाएगा। समझ आया? चलो, आई थिंक आपको अब समझ आ गया है कि जब कंपनी पहली बार इशू करती है प्राइमरी मार्केट, और पहले से इशू हुआ शेयर जब इन्वेस्टर्स फिर से बेच देते हैं या दूसरे तीसरे को बेचते रहते हैं, ट्रेडिंग होता है बेसिकली एक, वो आपका सेकेंडरी मार्केट होता है। एंड सेकेंडरी मार्केट को ही हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। अब हमें समझना है डिफरेंस किसके किसके बीच में, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट के बीच में। ठीक है, ओके, आई बात समझ में? तो देखो, बेसिकली डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर। तो हमें यहाँ पे अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। तो सबसे बड़ा और मेजर अंतर तो यही हो गया कि प्राइमरी मार्केट इज फ्रेश मार्केट इशू। मतलब प्राइमरी मार्केट में जो है वो फ्रेश सिक्योरिटीज का इशू होता है, फ्रेश सिक्योरिटीज आर इशूड इन प्राइमरी मार्केट, बट इन सेकेंडरी मार्केट ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रेडेड बिटवीन इन्वेस्टर्स। ठीक है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रेडिंग होता है बस मेनली इसका। ठीक है, तो देखो क्या है, न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड। देखो फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। तो पहले में इसमें क्या है? न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड, नए सिक्योरिटी इशू किए जाते हैं। इसमें क्या है? सेकेंड हैंड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर इशूड। ऐसे सिक्योरिटीज इशू किए जाते हैं जो कि सेकेंड हैंड है या फिर पहले से इशू किए गए थे। सेकेंड में है इशूड बाय। ये इशू कौन करते हैं? तो प्राइमरी मार्केट में इशू होता है कंपनियों के द्वारा, सबसे पहली बार कंपनी ही इशू करती है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज आर इशूड बाय कंपनीज। और इसमें सेकेंडरी में कंपनी ने इशू कर दिया, अब इन्वेस्टर्स ही आपस में खरीद बिक्री कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं बेसिकली। देखो, सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड और ट्रांसफर बिटवीन इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स ही आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं, खरीद बेच करते हैं। प्राइस
तो पहली बार जब प्राइस इशू होता है, मतलब जिस प्राइस पे पहली बार कंपनी इशू कर रही है, वो प्राइस मैनेजमेंट के द्वारा, उस कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा डिटरमाइंड होता है, मतलब वही वो उसका प्राइस को मान के बेचते हैं या इशू करते हैं। देखो, फिक्स्ड प्राइस बाय मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, प्राइस जो है वो फिक्स्ड किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा कंपनी का। और इसमें क्या होता है कि कंपनी, मतलब एक बार हम खरीद लिए, कंपनी के दाम पे पैसे देकर खरीद लिए, अब इसका डिमांड ज़्यादा होगा तभी तो ज़्यादा दाम पे बेचेंगे, कम डिमांड होगा तो कम ही दाम पे मुझे बेचना पड़ेगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है, सेकेंडरी मार्केट में डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। देखो, डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, मतलब शेयर का कितना डिमांड है या बॉन्ड का कितना डिमांड है कि नहीं है ना, उसको लोग चाह रहे हैं खरीदना कि नहीं चाह रहे, ये इस पे। एंट्री, तो इसमें कोई भी कंपनी एंट्री कर सकता है, कोई भी कंपनी पहली बार अपना न्यू शेयर इशू कर सकता है। देखो, ऑल कंपनीज कैन इंटर एंड रेज फंड, लेकिन यहाँ पे ओनली लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज आर बाउट एंड सोल्ड, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में ओनली वही कंपनी का शेयर या डिबेंचर या बॉन्ड बोलो एक्सचेंज होगा, बिकेगा, जो कंपनी लिस्टेड होंगी, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत जो जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा उन्हीं का काम होगा यहाँ पे, ठीक है। लोकेशन, तो प्राइमरी मार्केट का कोई भी फिक्स लोकेशन या जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं होता है, बस ये एक, मतलब एक, मैंने क्या बोला, पहली बार इशू करे तो वो पार्ट है प्राइमरी मार्केट का, लेकिन सेकेंडरी मार्केट का ऑफिस होता है, इसका जियोग्राफिकल लोकेशन होता है, वर्किंग आवर्स भी होता है, ठीक है। देखो, फिक्स्ड जियोग्राफिकल लोकेशन एंड वर्किंग आवर, और यहाँ पे वर्किंग आवर भी होता है, मतलब हॉलीडेज को इसमें काउंट नहीं किया जाता, जो वर्किंग डे होता है उसी दिन आप ट्रेडिंग कर सकते हो, खरीद बिक्री कर सकते हो, बाकी दिन यहाँ पे ट्रेडर खरीदने नहीं आएंगे, वो सारी छुट्टी पे रहेंगे। समझ आया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो अब अगर आपको बोला जाए कि राइट सम पॉइंट्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो क्या आप नहीं लिख पाओगे, आप आराम से लिख लोगे कि स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट और अ प्लेस वेयर सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रेडेड बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड बिटवीन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स, ठीक है, जहाँ पे ट्रेडिंग किया जाता है बेसिकली। तो सेकेंडरी मार्केट में भी तो ट्रेडिंग होता है। आप इसके कुछ फंक्शंस लिख सकते हो, तो फंक्शंस में आप लिख सकते हो इशू ट्रेडिंग, पहला फंक्शन क्या है, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सेकेंड फंक्शन है प्राइस डिटर्मिनेशन, भी आप इसमें लिख सकते हो कि प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। थर्ड पॉइंट आप इसमें और भी लिख सकते हो कि इसमें से भी कंपनी का जो है वो फंड रेज होता है। और फोर्थ पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि रिस्क मैनेजमेंट लिख सकते हैं। और एक पॉइंट आप इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लिख सकते हो आप इसमें इंडेक्स फॉर्मेशन। इंडेक्स फॉर्मेशन क्या है, मतलब इससे पता चलता है कि कैसा चल रहा है वहाँ का अर्थव्यवस्था, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज से ही पता चलता है कि किसी कंट्री का इकोनॉमी कैसा है, बहुत हाई जा रहा है या बहुत लो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हो। इंडेक्स फॉर्मेशन बताने के लिए हमारे कंट्री में दो इंडिसेस हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी में जो है वो फर्स्ट 50% शेयर्स को दिखाया जाता है, फर्स्ट 50% जो बूम कर रहे शेयर्स होते हैं वो। और सेंसेक्स में फर्स्ट 30 शेयर्स को दिखाया जाता है, 30 शेयर्स के प्राइस को डिटरमाइन करके बताया जाता है। अगर 30 के 30 कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं तो निफ्टी सेंसेक्स जो है वो बढ़ता है, और अगर 30 के 30 कंपनी का शेयर्स जो है वो डाउन जा रहा है तो सेंसेक्स भी डाउन जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि सेंसेक्स गिर गया, इतने अंक से गिर गया, उतने अंक से गिर गया, बोलते हैं ना। वैसे ही निफ्टी भी है। निफ्टी में क्या होता है कि अगर 50% जो शेयर्स हैं वो बढ़ रहे हैं तो हम बोलते हैं कि निफ्टी जो है वो हाई चल रहा है, निफ्टी उछाल पर है, ठीक है, इतने पॉइंट से उछाल पर है, ये बोलते हैं ना हम हमेशा। तो ये कैसे होता है, ये पॉइंट के थ्रू डिटरमाइंड होता है, सारे कंपनियों के शेयर्स के थ्रू ये डिटरमाइन किया जाता है, काउंटिंग किया जाता है, एग्जैक्टली एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि इंडिसेस क्या होते हैं। अब आते हैं डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड मनी मार्केट। ये तो मुझे पहले बताना था बट अब मैं बता रही हूँ, कोई बात नहीं। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या दिखा, तो सबसे बड़ा डिफरेंस टाइम पीरियड का है कि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए होता है और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो बिल्कुल सबसे फर्स्ट पॉइंट हम ड्यूरेशन लिखेंगे। क्या है, सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड फॉर एक्सीडिंग 1 ईयर, मतलब सिक्योरिटीज जो है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए ट्रेडिंग किए जाते हैं। और फॉर लेस देन 1 ईयर इन मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में 1 ईयर से ज़्यादा, मनी मार्केट में 1 ईयर से कम। पार्टिसिपेंट्स इसमें कौन हो सकते हैं, तो कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेंट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम पब्लिक, सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है, कैपिटल मार्केट में। और फाइनेंशियल मार्केट्स में बैंक, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी ओनली, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करती है, कॉमर्शियल बिल्स कॉर्पोरेशन इशू करते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट
बैंक इशू करती है तो इतने लोग इसमें होते हैं। लिक्विडिटी लेस लिक्विड, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा जमा कर दे रहे हो, मतलब एक बार जमा किया आप 1 साल बाद उसे देखेंगे, तो लेस लिक्विड हुआ ना। आप तुरंत तो जा करके फिर अभी अगर बीच में 1-2 महीने में ज़रूरत पड़ा तो वहाँ से नहीं निकाल पाओगे, निकालोगे बट बहुत मुश्किल होगा, तो लेस लिक्विड है ये। लेकिन वहीं अगर आप मनी मार्केट में लगाए हो तो 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए भी लगाते हैं, 3 महीने के लिए भी लगाते हैं, तो वहाँ पे जाके आसानी से आप निकाल लोगे, तो ये आपका हाईली लिक्विड होगा। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स में आपके क्या हो जाएंगे, कैपिटल मार्केट में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारे, और ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर एटसेट्रा, ये सब आपके मनी मार्केट में हो जाएंगे। आप और क्या लिख सकते हो, रिस्क लिख सकते हो, मतलब जहाँ पे लिक्विडिटी कम है वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, है ना। मतलब रिस्क, हम रिस्क लिख रहे थे, तो कैपिटल मार्केट में हम ज़्यादा समय के लिए पैसा डाल रहे हैं, रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा, तो मोर रिस्क इन कैपिटल मार्केट, लेस रिस्क इन मनी मार्केट। रिटर्न की बात करें तो जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा होता है, तो मोर रिस्क मोर रिटर्न हो जाएगा कैपिटल मार्केट में, लेस रिस्क लेस रिटर्न आपके मनी मार्केट में। तो इन सभी चीज़ों को लिख सकते हो। और आप क्या लिख सकते हो कि क्यों लिया जाता है, इसे हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट। तो आप बोल सकते हो कि कैपिटल मार्केट में शेयर्स या डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। और वहीं कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और मनी मार्केट में अगर हम करें इशू तो वो आपका होता है फॉर वर्किंग कैपिटल, ठीक है, मतलब जो काम करने के लिए, डे टू डे काम करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो होता है आपका वर्किंग कैपिटल। आई बात समझ में। तो कुछ और 3 पॉइंट, और जैसे कि रिस्क हो गए और रिटर्न और रिक्वायरमेंट, ये 3 पॉइंट और बन सकते थे। ये तीनों पॉइंट को यहाँ नीचे लिख लेना। प्लेस खत्म हो गया था मेरा, इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है, तो आप जरूर से लिख लेना। तो ये कुछ पॉइंट्स था। अब आते हैं ट्रेडिंग प्रोसीड्योर के ऊपर। देखो ये क्लास अभी बहुत लंबा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। मैंने कोशिश करा है कि आपको शॉर्ट में बताऊं, ठीक है, क्योंकि ये 1 शॉट क्लास है। मुझे पार्ट्स में डिवाइड तो करना नहीं था, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने थे, सारे टॉपिक्स बताने थे, तो मैंने ऐसे ही आपको बताया है। अब है आप में इसमें ट्रेडिंग प्रोसीड्योर, मतलब ट्रेडिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करोगे, तो पहला पॉइंट है आपका सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। मतलब सबसे पहले जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, वो ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं, या फिर अगर एक इन्वेस्टर भी है तो पहले ब्रोकर सेलेक्ट करता है कि किस ब्रोकर के थ्रू होगा। देखो कभी भी सेकेंडरी, हाँ एक पॉइंट तो मैं बताना ही भूल गई कि प्राइमरी मार्केट में तो कंपनी इशू कर देते हैं, हम जाके सीधा खरीद लेते हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में हम सीधा किसी को बेच देंगे क्या। मेरे पास शेयर है तो मैं चाहूंगी आपको बेचना, मैं बेच दूंगी क्या, बस आप मेरे से खरीद लोगे? नहीं, बीच में एक पर्सन और रहेगा जिसे इंटरमीडियरीज या ब्रोकर बोलते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में कभी भी डायरेक्ट लेन देन नहीं होगा। सेकेंडरी मार्केट में ऑलवेज एक इंटरमीडियरीज चाहिए, हमेशा एक मध्यस्थ चाहिए, ठीक है, और उसी के थ्रू खरीद बिक्री होगा, उसी के थ्रू ट्रेडिंग होगा। मेरे पास शेयर है, आपके पास पैसे हैं, आप उस बीच वाले इंटरमीडियरी से कांटेक्ट करोगे, मैं भी उन्हीं से कांटेक्ट करूंगी, वो मेरे से शेयर लेके आपको दे देगा और आपसे पैसे लेके मुझे दे देगा, लेकिन वो बीच में आएगा ही, ठीक है, और मेरे से वो कमीशन लेगा, थोड़ा कमीशन आपसे लेगा, इससे उसका इनकम हो जाएगा, समझे। तो हमेशा सेकेंडरी मार्केट में ब्रोकर चाहिए होता है, तो ब्रोकर इसमें चाहिए। अब ब्रोकर जब आ जाएगा तो वो हमारा एक डीमैट अकाउंट खोलेगा। सब जगह सुने होंगे ना आपने, कई सारे एड्स देखे होंगे जो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो सेकेंडरी मार्केट का काम करते हैं। कुछ कंपनीज हैं, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगी, फालतू का प्रमोशन मुझे किसी का नहीं करना। तो यहाँ पे देखो वो करते क्या हैं, हमारा डीमैट अकाउंट खोलते हैं। डीमैट अकाउंट का मतलब डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, और इसमें क्या होता है, हम आसानी से किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली डीमैट अकाउंट हमारा खोला जाता है, और डीमैट अकाउंट खुलते हैं डिपॉजिटरी के पास, डिपॉजिटरी के पास। और डिपॉजिटरी क्या होता है भाई, अब तो डीमैट अकाउंट हमारे खोले जाते हैं डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है, लाइक ब्रोकर। आप बोल सकते हो डिपॉजिटरी इज अ प्लेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू होल्ड और ट्रेड द स्टॉक्स और बॉन्ड्स ऑफ अ कंपनी, जो होल्ड करने में या ट्रेड करने में स्टॉक्स या बॉन्ड का हमें हेल्प करता है। जैसे कि मैंने अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाया, तो डीमैट अकाउंट मेरा कहाँ खुलेगा, जैसे कि बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक में खुलता है, डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो कहाँ खुलेगा, तो वो खुलेगा डिपॉजिटरी के पास। बैंक नहीं होता, डिपॉजिटरी होता है। और डिपॉजिटरी हमारे शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं,
या फिर हमारे द्वारा खरीदे गए शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं या हमारे अकाउंट को होल्ड करके रखते हैं और वहीं से हम खरीद बिक्री और ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं डिपॉजिटरी। मेनली इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं और ये हैं NSDL और CDSL। NSDL है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड, और CDSL नेशनल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। बस 2 ही डिपॉजिटरी इंडिया में हैं। और अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि ये डिपॉजिटरी में काम कौन करता है। जैसे बैंकों में बैंक मैनेजर्स होते हैं, PO होते हैं, वो लोग हमारे सभी चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्लर्क्स वगैरह। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी में कौन होता है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, DPS जिसे हम बोलते हैं। और इसमें कोई भी हो सकते हैं, इंडिया के भी बैंक हो सकते हैं, बाहर के भी बैंक्स हो सकते हैं, फॉरेन बैंक्स हो सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो एज ए डिपॉजिटरी काम करे, आपका डिमेटेरियलाइज अकाउंट खुलवाए, डिमेट अकाउंट खुलवाए और आपके सारे लेन देन को उसमें बचा के रखे, शो करे, आपके स्टॉक्स वगैरह को उसमें पकड़ के रखे। ठीक है, ये होता है आपका डिपॉजिटरी। अब आते हैं प्लेसिंग द ऑर्डर। जब अकाउंट हमारा खुल जाएगा तो हम किसी कंपनी का शेयर्स के लिए ऑर्डर देंगे, और ऑर्डर जब हम देंगे तो मान लो कि मुझे 5 रुपए वाले शेयर्स चाहिए किसी कंपनी का, तो 5 रुपए वाला शेयर जब अवेलेबल होगा तब हमारा शेयर मैच किया जाएगा। पहले तो मैच किया जाएगा कि मैच द शेयर एंड द प्राइस, कि मुझे 5 रुपए वाले 5 शेयर्स किसी कंपनी के खाली मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, मैच करने के बाद जब वो मिल जाएगा तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा शेयर जो है वो खरीदा जाएगा। मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, मतलब हमारा शेयर खरीदा गया फाइनल। पहले आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने पर उन्होंने देखा कि आप जिस प्राइस पे ऑर्डर कर रहे हो वो प्राइस पे अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो आपको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा आपका ऑर्डर, अगर अवेलेबल नहीं है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा कि चलो भाई आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। इस तरीके का एक आपको ईमेल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा, आप उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पे, आपका शेयर्स आपको डिलीवर हो जाएगा और पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद सेटलमेंट साइकिल चलेगा। मतलब ये हो गया, अब आपके पास रहेगा, अब आप उसको होल्ड करके रखो या फिर चाहते हो तो ट्रेड करो। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस थे स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक है, प्रोसीड्योर ऑफ ट्रेडिंग, प्रोसीड्योर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने सेकेंडरी मार्केट में या फिर स्टॉक एक्सचेंज बोलो, इसमें हमने इंडिसेस के बारे में सीखा, निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में एक्स्ट्रा, और इसमें अभी हमने सीखा डिपॉजिटरी के बारे में, NSDL CDSL के बारे में। ठीक है, तो अब हमें क्या समझना है, अब हमें समझना है सेबी के बारे में। सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। ठीक है, और सेबी जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि किसी भी कंपनीज के सिक्योरिटीज वाले एक्टिविटी, मतलब सिक्योरिटीज रिलेटेड सारे एक्टिविटीज को डील करती है या नजर रखती है उस पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसे लिख तो नहीं पाई बट मैं आपको समझा देती हूँ, आपको फिर भी बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। हाँ, तो अब पता चला कि सेबी जो है वो 12 अप्रैल 1988 को ये बना था या एस्टैब्लिश हुआ था। इसे क्या बोलते हैं, तो बेसिकली क्या बोलेंगे हम, सेबी इज ए रेगुलेटरी बॉडी और अथॉरिटी in India that oversees or regulates the functions of the company for the issue of shares or debentures or bonds or any securities. Okay, मतलब सेबी जो है वो एक ऐसा बॉडी है जो हमारे इंडिया का, ठीक है, एक ऐसा अथॉरिटी है जो कंपनी के सारे सिक्योरिटीज रिलेटेड एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, ध्यान देता है। इसका जो मेन सेबी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन उद्देश्य बोलो, वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बनाए रखना, इन्वेस्टर्स के साथ कोई छल कपट ना हो जाए, उसके साथ कोई बुरा ना हो जाए, कोई भी कंपनी किसी तरह का कोई फ्रॉड ना कर दे, और इस चीज को देखना, और साथ ही साथ सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करना है। मतलब डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इसका मेन उद्देश्य होता है। वैसे तो सेबी के बहुत सारे काम हैं, लेकिन 3 मेन फंक्शंस हैं, 3 मेन काम है, और ये 3 मेन काम है इसके। पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शंस, सेकेंड है डेवलपमेंट फंक्शंस, और थर्ड है रेगुलेटरी फंक्शंस। ठीक है,
प्रोटेक्टिव फंक्शंस के अंतर्गत सेबी ये ध्यान देती है कि किसी भी शेयर होल्डर के साथ या कोई भी कंपनी किसी तरह का छल कपट ना कर दे, किसी तरह का फ्रॉड या स्कैम ना हो जाए इन्वेस्टर्स के साथ में। ये सारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आते हैं। इसमें पॉइंट बना के आप 5-6 पॉइंट लिख सकते हो सोच समझ के। आप कोशिश करना लिखने का, ये आज का होमवर्क है। अगर लिख लेते हो वेल एंड गुड, नहीं लिखते हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है तो आज की क्लास में सबको बता पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं एज अ होमवर्क आपको दे रही हूँ। अगर आप कर लेते हो तो मैं समझूंगी कि ठीक है, आपको समझ आ गया था, आपने कर लिया। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट कर देना, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगी इसका, ठीक है। देन है आपका डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन में सेबी सिक्योरिटीज मार्केट का डेवलपमेंट, फाइनेंशियल मार्केट का डेवलपमेंट और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स का डेवलपमेंट पे ध्यान देती है। देन है आपका रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन के अंतर्गत सेबी के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं कि वो कुछ रूल्स बनाती है कि कोई कंपनी कितना शेयर्स इशू कर सकता है या कितने प्राइस पे इशू कर सकता है, उसका मैक्सिमम प्राइस कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, मैक्सिमम कितने लोग खरीद सकते हैं। ये सारे कुछ रूल्स जो है वो रेगुलेटरी फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स को हमने आज पकड़ लिया है इस चैप्टर के। अगर आपको किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल, टाटा।